अशफाक साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये जो इस वक्त IMF का वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, ये उम्मीद है कि ज़ाहिर है उनके जो भी मुतालबात होंगे, जो भी उनकी सिफारिशात होंगी, वो पाकिस्तानी हुकूमत मानेगी। 71 करोड़ डॉलर पाकिस्तान को मिल जाएंगे। जब ये मिल जाएंगे अशफाक साहब, ये इनसे इस वक्त पाकिस्तानी मीशत को क्या फ़ायदा होना है, हुकूमत को कितना फ़ायदा हो सकता है, और एक आम आदमी के लिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में ये इसका नुकसान है, महंगाई बढ़ेगी, मुश्किल हो जाएंगे लोगों के लिए हालात, या फिर आने वाले दिनों में बेहतरी की उम्मीद लगाएं? जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। देखिए, IMF का जो हमने ये स्टैंड बाय अरेंजमेंट लिया था, तो उसका मकसद ये था कि फायर फाइटिंग हो सके, और जब तक केयर टेकर सेटअप होगा उस वक्त तक आपको ब्रीदिंग स्पेस मिल जाए। इस वक्त ये जो रिव्यू था, ये पहले से ड्यू था नवंबर में, और ये रिव्यू अब हो रहा है। और इस रिव्यू में मेरा ख्याल है कोई खास कमाल की बात नहीं है। क्वार्टर का आधा हिस्सा जो था वो आपकी मुंतखब हुकूमत दे की गई थी, और आधा हिस्सा जो क्वार्टर का 45 डेज ये केयर टेकर सेटअप में वाला है। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है, हमारे जो अहदाफ थे वो बड़े आसान थे, कोई इसमें बहुत ज्यादा मुश्किलात नहीं थी। सबसे पहले उन्होंने कहा था आप एमनेस्टी नहीं देंगे, हम नहीं दे रहे। दूसरा कहा था टैक्स कलेक्शन आपकी इस हिसाब से होनी चाहिए, वो उस हिसाब से हो रही है, क्योंकि आपको पता है कि जी आपने पोर्ट खोल दिए हैं, तो पोर्ट खोलने के बाद आपकी जो पोर्ट की रेवेन्यू है, कस्टम ड्यूटी, पोर्ट के थ्रू जो आपके टैक्सेस आते हैं, सेल्स टैक्स, FED, इनकम टैक्स, वो सारे आपको मिल रहे हैं। दूसरा, आपकी पहले भी मैं हमेशा कहा करता था कि जी बायोंसी होती है आपकी डोमेस्टिक इकोनॉमी में, और आपने देखा होगा कि आपकी जो कंपनीज हैं उनके रिजल्ट्स फिनोमिनली, एक्स्ट्राऑर्डिनरीली बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो उस वजह से मेरा ख्याल है ना पहले हमें कोई प्रॉब्लम था ना अब कोई प्रॉब्लम है। हाँ, जो हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो ये था एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का, जो कि आज भी लम्हा फिक्रिया हमारे लिए बना हुआ है, और इसी की वजह से ये डॉलर में उतार चढ़ाव आप देख रहे हैं। देखिए, इनका जो अब मेरा ख्याल है जो 2 पॉइंट रह गए हैं वो ये रह गए, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का रह गया, और दूसरा इनका सबसे बड़ा मसला है कि एक्सचेंज मेंटेनेंस या मैनेजमेंट का रह गया। अब वो ये चाहते हैं करेंसी मैनेजमेंट दोबारा से आप उसी तरीके से करें जैसे पहले होती थी, बट हमने काफी स्टेप्स लिए, हमारी अफवाज ने काफी स्टेप्स लिए, और मेरा ख्याल है काफी स्मगलिंग को रोका गया। बट इनके मुतालबात कुछ और ही हैं, और मैं नहीं समझता कि अगर मेरे हिसाब से जो हमारी कैलकुलेशन है वो रील की 260 रुपए की है। और मुझे ये समझ नहीं है, यकदम जब से IMF के आने की इत्तला मिली और IMF आना शुरू हुआ, तो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अपने हाथ खड़े कर दिए, और मेरा ख्याल है रुपी के हिसाब से जो डॉलर रुपी पैरिटी थी उसमें इजाफा होना शुरू हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ, मेरा ख्याल है IMF के वक्त के जाने के बाद ये फिर कम हो जाएगा। देखिए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि IMF के आते आते मेरा ख्याल है ये जो डॉलर की मार्केट वैल्यू बढ़ गई और रुपी की डिवैल्यूएशन शुरू हो गई, और IMF नहीं आ रहा था तो रोज 1 रुपया गिरता था, 307 से आपको 276 पे आपने देख लिया। तो इतना बड़ा एक क्वांटम, तो अशफाक साहब ये 276 तक भी नीचे गया है, तो आपने कहा कि उम्मीद आप कर रहे हैं कि IMF जाएगा तो ये वापस नीचे आ जाएगा, तो ये इसकी एक्चुअल वैल्यू इस वक्त होनी क्या चाहिए? और फिर जाहिर है कि जब ये एक्सचेंज रेट बढ़ता है तो हमारा पेट्रोल महंगा होता है, बिजली महंगी होती है, गैस महंगी होती है, तो ये बुनियादी वजह इसकी एक्सचेंज रेट ही है, या फिर जो IMF की शराइत होती हैं, IMF की सिफारिशात होती हैं, उस वजह से फिर ये महंगाई का सामना इन सेक्टर्स में करना पड़ता है? देखिए, IMF के जो मुआहदे आप करते हैं उस पर आपको अमलदारी तो करनी पड़ेगी ना, तो IMF को मुर्द इल्जाम आप नहीं ठहरा सकते। आप अपनी मैनेजमेंट को देखें। 2 चीजें है ना आपकी खातिर ख्वाह होती हैं, एक आपकी बिल्कुल एक्सचेंज पैरिटी है, और दूसरा आपका इन्फ्लेशन है। अगर कमोडिटी प्राइस अगर इंक्रीज हो जाती है, जैसे इस वक्त आपको फ्यूल और या ऑयल की प्राइसेस में कमी वाकई हुई है, कभी उतार चढ़ाव होता रहता है, तो मेरा ख्याल है ये भी आपको एक बहुत बड़ा अंसर होता है आपकी महंगाई के अंदर। दूसरा सबसे बड़ा जो मसला होता है, आपकी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, इनकी प्राइस कंट्रोल कमेटीज होती हैं, वो इतनी इफेक्टिव नहीं रही है इस वक्त हमारे पास। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे हिसाब से जो, अगर आपने देखा होगा, ब्लूमबर्ग की कैलकुलेशन मई की थी 245 रुपीज की थी। हमने अभी इसको जरा चेक किया और चेंज करने के बाद जो हमारे पास कैलकुलेशन आ रही है वो इस वक्त आ रही है, मेरे पास आ रही है 260 रुपए की, टू बी एग्जैक्ट 260-250 रुपीज। बस हम इसको ±2% करते हैं, बिकॉज के बहुत सारे एजम्पशन हमें लेने पड़ते हैं इसमें। तो मैं ये समझता हूँ स्टेट बैंक, मेरा ख्याल है अगर हमें स्पेकुलेशन को कर्व करना है तो स्टेट बैंक और IMF दोनों के पास ये कैलकुलेशन होती है। हम तो अपनी जो प्रोजेक्टेड होती है इस हिसाब से निकालते हैं, उनको दे देनी चाहिए ताकि सबको पता चले कि ये रियल वैल्यू हो, और उस रियल वैल्यू के हिसाब से आपकी अगर ट्रेडिंग करनी है, तो देखिए फेयरनेस अशफाक साहब, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम ये देखते हैं
कि जब इंटरनेशनल मार्केट्स में ऑयल प्राइसेस डाउन होती हैं तो हमारा एक्सचेंज रेट एन उसी वक्त बढ़ जाता है और उसकी वजह से फिर वो रिलीफ आवाम तक नहीं पहुंच पाता। तो ये कितनी अहमियत है एक्सचेंज रेट को मेंटेन रखने की, ताकि जो इंटरनेशनल प्राइसेस के लो होने का जो फ़ायदा है कम से कम वो तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स जो हैं वो तो आवाम तक पहुँचे। देखिए अनफॉर्चुनेट ये बात है, आप देखा होगा बात साहब कि हमारी जो ओपन मार्केट जिस पे हम करते हैं और इंटरबैंक 95% है, ओपन मार्केट आपने जो 5% है। अनफॉर्चुनेटली हमें ये डिक्टेशन मिल रही है कि जो 5% है वो 95% पे प्रिवेल करेगी। यानी हमने ये कहा है कि 1.25% का फर्क होगा बिटवीन इंटरबैंक एंड ओपन मार्केट में। तो ये मेरा ख्याल है दुनिया में वाहिद मेरा ख्याल है मुल्क है हमारा कि जिसमें इस लेवल के हमने शरायत को माना है, बिकॉज के हमारे लिए इमरजेंसी काफी थी। शायद वो मुंतखब हुकूमत उसको मैनेज हम कर पाते, तो मैं भी उसका हिस्सा था, मैनेज कर लेते। बट हमें यही डर खौफ था कि यार अगर फर्ज करे केयर टेकर सेटअप आ गया और अगर इसमें कोई ऐसी मेरा ख्याल है उतार चढ़ाव हो गया तो प्रॉब्लम हो गया। और मैं अब समझता हूँ कि वाकई जो अभी जो हालात हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री में तो बड़े कोना मश्क लोग बैठे हुए, वही टीम है जो पहले भी थी। तो मेरा ख्याल है लीडर का फुकदान होता है, तो जो मेरा ख्याल है लीडर में हिम्मत होनी चाहिए थी, तो आज वो हिम्मत नहीं कर पा रही है मेरा ख्याल है मैडम हमारी। तो मुझे लग रहा है और मैं समझता हूँ IMF के जाने के बाद कुछ फर्क पड़ेगा। अच्छा, लेकिन अशफाक साहब जाहिर है कि ये इस वक्त जो करंट टीम है ये तो अगले 3 माह ही इसको काम करना है। उसके बाद जब एक मुंतखब हुकूमत आ जाएगी और हमें पता है कि हमारा पॉलिटिकल ट्रैक रिकॉर्ड पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इनमें जिस भी जमात की हुकूमत आती है तो फिर उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस तो हमारे सामने है। तो उस हुकूमत के आने के बाद फिर हम कितनी बेहतरी की उम्मीद लगाएं। IMF प्रोग्राम्स तो चलते रहेंगे, लेकिन लोगों को महंगाई से बचाना है, रोज़गार के मौके पैदा करने हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, इसके लिए कोई प्लान और उसका कोई आपके पास लाइन ऑफ एक्शन आपको नजर आ रहा है इस वक्त सियासी जमातों के पास? देखिए मैं तो नहीं समझता हूं कि हमारी सियासी जमातें इतना फेल हुई हैं जितना हम समझ पा रहे हैं। 2013 से 2017 का दौर भी आपके सामने है, जब मेरा ख्याल है सागदार साहब होते थे। IMF का प्रोग्राम हमने सक्सेसफुली एंड किया और वाहिद IMF का प्रोग्राम था जिसमें आपका इन्फ्लेशन कम हुआ, GDP ग्रोथ बढ़ी और आपकी एक्सचेंज पैरिटी रिवर्स पे आई, 104 पे हमने स्टेबल रखी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी थी, नए आप FDI भी लेके आए थे। और आप ये देखेंगे कि वाइड प्रोग्राम था जिसमें आपने 13 से लेकर अक्टूबर 16 तक आपने $1.88 बिलियन मार्केट से खरीद के आपके अपने रिजर्व्स को आपने बिल्टअप किया। तो मैं नहीं समझता हूँ आप उस प्रोग्राम को नहीं भूल सकते। इसकी तारीफ क्रिस्टिना लेगार्ड ने भी की और आपकी मईशत 24वीं मईशत थी और आप यू वर टिप्ड टू बी अमंग द G20 ग्रुप बाय 2030। आपकी GDP ग्रोथ जो CPEC के बाद होनी थी वो 9.25 के करीब थी। तो मुझे एक बात बताएं, जहां आप 27 लाख की कैपेसिटी कर रहे थे क्रिएट एम्प्लॉयमेंट की, वहां आप नेगेटिव कैसे चले गए? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।